मणिपुर में चल रही हिंसा कुख्यात गोल्डन ट्रायंगल से जटिल रूप से जुड़ी हुई है, जो म्यांमार के साथ नशीली दवाओं के व्यापार संबंधों के लिए कुख्यात है। हाल के दिनों में महिलाओं के उत्पीड़न को दर्शाने वाले वायरल वीडियो से राज्य हिल गया है, जिससे आक्रोश की लहर चल रही है। कुकी और मैती समुदाय के बीच तनाव बढ़ गया है, जिससे न केवल जातीय विभाजन बल्कि क्षेत्र में महत्वपूर्ण नशीली दवाओं के व्यापार के कारण भी गहरे संघर्ष की जड़ें सामने आ रही है। मणिपुर खुद को गोल्डन ट्रायंगल में उलझा हुआ पाता है, जो अफीम और अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी का केंद्र है, जिससे यह उजागर होता है कि कैसे इस मुद्दे ने दो समुदायों को एक दूसरे के आमने सामने ला दिया है। मई में मणिपुर में हिंसा भड़क उठी, जो पहाड़ियों में बसे मैती समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के उच्च न्यायालय के फैसले से भड़की। इस कदम का कुकी समुदाय ने विरोध किया, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। पहाड़ी इलाके में रहने वाले कुकी समुदाय की आबादी मैती की तुलना में अपेक्षाकृत कम है, इसलिए नाराजगी की प्राथमिक चिंता कुकियों के बीच इस डर से उत्पन्न हुई कि एसटी वर्गीकरण के साथ मैती अपने क्षेत्र की भूमि अधिग्रहण कर सकते हैं और नौकरियों का भी विभाजन होगा। मैती लोगों का तर्क है कि भारत में एकीकरण से पहले वे मूल रूप से मणिपुर के मूल निवासी थे। इसके बाद उनसे ये दर्जा वापस ले लिया गया, तब से वे धीरे धीरे अपने ही राज्य में हाशिया पर चले गए। समय के साथ उनकी आबादी भी कम हो गई है। मैती आबादी, जो शुरुआत में कुल आबादी का 59% थी, 2011 की जनगणना में घटकर 44% हो गई है। इसी अवधि के दौरान उन्होंने अपनी अनुसूचित जनजाति का दर्जा बहाल करने की मांग शुरू की। ये तो आधिकारिक कारण का हवाला दिया गया है, लेकिन दोनों पक्षों का प्रमुख कारण नशीले पदार्थ है। मणिपुर को अक्सर अफीम का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ अफीम की बड़े पैमाने में खेती होती है, जिस पर मुख्य रूप से कुकी समुदाय का नियंत्रण है। लगभग 7 साल पहले सरकार ने इस पर अंकुश लगाने के लिए उपाय शुरू किए, जिससे कुकी लोगों में असंतोष फैल गया। नशीली दवाओं की तस्करी के प्रभाव के कारण भी उनकी रुतबा कम हो रही थी। अदालत के फैसले में मैतेई समुदाय के पक्ष में फैसला सुनाया गया, जिससे तनाव बढ़ गया, जो अब रक्तपात में बदल गया है। कई इलाकों में आगजनी की घटनाएं सामने आ रही है। कुकियों को डर है कि अगर मैती लोग पहाड़ियों में जमीन खरीदना शुरू कर देंगे तो इसमें अफीम की खेती का भी विभाजन हो सकता है, या फिर व्यवसाय पूरी तरह खत्म हो सकता है। अब तक कुकी समुदाय के उग्रवादी गुटों ने इस व्यापार पर नियंत्रण बनाए रखा है। वे म्यांमार को अफीम निर्यात करते हैं, जहाँ से ये दुनिया भर में फैलती है। ऐसा माना जाता है कि नशीले पदार्थों पर सरकारी कार्रवाई के साथ साथ मैतीस को एसटी समुदाय का दर्जा दिए जाने से संघर्ष तेज हो गया है। गोल्डन ट्रायंगल के एक हिस्से म्यांमार से इसकी निकटता को देखते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लंबे समय से मणिपुर को लेकर सतर्क है। म्यांमार, थाईलैंड और लाओस के बीच स्थित गोल्डन ट्रायंगल को दक्षिण पूर्व एशिया में दवा आपूर्ति का प्राथमिक स्रोत माना जाता है। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने भौगोलिक मानदंडों के आधार पर इसे गोल्डन ट्रायंगल का नाम दिया है। मणिपुर में अफीम की उत्कृष्ट गुणवत्ता के कारण वहाँ खेती को बढ़ावा देने के लिए कानूनी और अवैध दोनों तरह के विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं। ड्रग माफिया स्थानीय निवासियों को अधिक कमाई का लालच देकर उन्हें खेती और तस्करी के चक्र में फंसा देते हैं। ये संगठित संचालन दशकों से सुचारू रूप से चल रहा है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की भारत म्यांमार सीमा पर सुरक्षा चुनौतियां शीर्षक वाली एक रिपोर्ट के अनुसार भारत और म्यांमार के बीच कई किलोमीटर तक फैली खुली सीमा भी चुनौतियां पैदा करती है। म्यांमार मणिपुर सीमा पर एक अनूठी व्यवस्था मौजूद है, जिसे फ्री मूवमेंट रिजिम FMR के नाम से जाना जाता है। फ्री मूवमेंट रिजिम सीमा के 16 किलोमीटर के दायरे के निवासियों को वीजा या जांच की आवश्यकता के बिना दोनों क्षेत्रों के बीच स्वतंत्र रूप से आने जाने की अनुमति देता है। FMR के तहत जनजातीय व्यक्तियों को अपने साथ हल्के सामान ले जाने की भी अनुमति है। इन प्रावधानों का फायदा उठाकर लोग मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल होने लगे हैं। इन गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए भारत सरकार ने फिलहाल फ्री मूवमेंट रिजिम कानून को खत्म करने की तैयारी में है। यहाँ से म्यांमार के तस्कर या तो भारत आते हैं या फिर ड्रग्स की सप्लाई का इंतजाम करते हैं। निकटता के कारण म्यांमार और मणिपुर के बीच पड़ोसी भाई बहन जैसा घनिष्ठ संबंध रहा है। इससे स्थानीय निवासी संवेदनशील जानकारी साझा करने के लिए प्रेरित होते हैं, जिससे तस्करों को मदद मिलती है। कुछ तस्कर तो दूसरे देशों से भी अपने लोगों को यहाँ बसाते हैं। अफीम की खेती में शामिल लोग मुख्य रूप से कुकी चीन जैसे जातीय समूह से संबंधित हैं, जो म्यांमार से आकर अवैध रूप से यहाँ बस गए हैं। यह समूह अफीम की खेती के लिए जमीन तैयार करने के लिए चूराचांदपुर और चंदेल जिलों में जंगलों को साफ करता है। पिछले कुछ वर्षों में लगभग 1000 अवैध अप्रवासियों को पकड़ा गया है, जो म्यांमार से यहाँ अफीम की खेती करने आए थे। पीछे मुड़कर देखें तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के गोल्डन ट्रायंगल का जिक्र सुशांत सिंह राजपूत केस में भी सामने आया था। बताया गया है कि सिर्फ मणिपुर ही नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड की सीमाएं भी काफी संवेदनशील है। यहाँ से अफीम बाहर जाती है, जबकि अन्य मादक पदार्थ देश के प्रमुख शहरों तक पहुँचते हैं। माना जाता है कि असम का गुवाहाटी भी तस्करों का शिकार हो गया है। म्यांमार से हेरोइन भामो, लेशियो और मांडले के रास्ते होते हुए न केवल मणिपुर बल्कि मिजोरम और नागालैंड तक भी पहुँचते हैं। 2011 की हार्वर्ड रिपोर्ट में दावा किया गया था कि मणिपुर ड्रग्स तस्करों के बीच पसंदीदा बना हुआ है, क्योंकि वहाँ सीमा पर जांच उतनी कड़ी नहीं है। चीन कनेक्शन मणिपुर में भड़की हिंसा की लपटों के बीच अब चीन भी मैदान में उतर आया है। रिपोर्ट से पता चलता है कि चीन म्यांमार के रास्ते मणिपुर में हथियार भेज रहा है, जिसका उद्देश्य हिंसा भड़काना और लोगों को एक दूसरे के खिलाफ करना है। इसी तरह की रणनीति चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर में भी अपनाई थी। ड्रैगन उग्रवाद को बढ़ावा देकर मणिपुर को भारत से अलग करना चाहता है। 2021 में चीन ने मणिपुर में हमलों के लिए जिम्मेदार विद्रोही समूह पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA को धन मुहैया कराया।
9 मई को मणिपुर में गिरफ्तार हमलावरों से हथियार जब्त किए गए और चौंकाने वाली बात यह है कि ये हथियार चीन में बने थे। इन व्यक्तियों के पास चीनी हथगोले, इंसास राइफल, डेटोनेटर और कई राउंड गोला बारूद पाए गए। इम्फाल सिटी कनेक्शन सेंटर क्षेत्र के पास एक कार में यात्रा करते समय उन्हें रोका गया। इस घटना के बाद यह स्पष्ट हो गया कि चीनी म्यांमार के रास्ते मणिपुर में हथियारों की आपूर्ति कर रहा है। सिर्फ हथियारों के जरिए ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया के जरिए भी चीन मणिपुर के लोगों को भड़का रहा है। चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारत के खिलाफ वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। इसके अलावा मणिपुर भारत नहीं है और चीन मणिपुर के साथ खड़ा है जैसे हैशटैग का इस्तेमाल मणिपुर के लोगों को भड़काने के लिए किया जा रहा है। चीन सोशल मीडिया पर यह भी झूठा दावा कर रहा है कि मणिपुर के लोग भारतीय सेना से आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। चीन ट्विटर, व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए मणिपुर में अफवाहें फैला रहा है। चीन की चालबाजियां पर मणिपुर सरकार ने संज्ञान लिया है। इसके जवाब में मणिपुर सरकार ने लोगों को चेतावनी जारी की है। सरकार ने कहा है कि सोशल मीडिया और इंटरनेट के जरिए गलत सूचनाएं, फर्जी तस्वीरें और वीडियो फैलाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि ऐसे लोग फर्जी खबरों के जरिए राजकीय स्थिति को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। चीन एक बार फिर मणिपुर में विद्रोह भड़का रहा है। जिन उग्रवादी संगठनों का अस्तित्व वर्षों पहले मणिपुर में समाप्त हो गया था, वे अब फिर सक्रिय हो रहे हैं क्योंकि पड़ोसी देश उन्हें धन मुहैया करा रहे हैं। बताया गया है कि चीन न केवल पीपल्स लिबरेशन आर्मी बल्कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम और नेशनल सोशलिस्टिक काउंसिल ऑफ नागालैंड को भी सहायता प्रदान कर रहा है। चीन संगठनों को सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए उकसाता है। जॉर्ज सोरोस और कुछ अनैतिक शक्तियां हैं जो नहीं चाहती है कि भारत की वर्तमान सरकार फिर से सत्ता में लौटे और भारत के विकास आगे बढ़े, और इसके लिए भारत के अंदरूनी मामले को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे हमारी भारत सरकार को सतर्क करने की आवश्यकता है। तो ये थी मणिपुर वायलेंस की गोल्डन ट्रायंगल की कनेक्शन की कहानी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो।